वोट करके पावर में लेकर आते हैं तो हम जो मंडल कमीशन की रिपोर्ट है उसको लागू कर देंगे। असल में लोकसभा ज्यादा पावरफुल है बिकॉज लोकसभा के अंदर वो सारे के सारे रिप्रेजेंटेटिव्स बैठते हैं जिन्हें लोगों ने चुना है, और राज्यसभा के अंदर हमारी काउंसिल ऑफ स्टेट्स है और यहाँ पर जो मेंबर्स बैठते हैं वो एक तरीके से इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं। साथ ही में बच्चों प्रेसिडेंट को सुप्रीम कमांडर का ओहदा मिलता है ऑफ द डिफेंस फोर्सेस ऑफ इंडिया। डिफेंस फोर्सेस के सुप्रीम कमांडर है प्रेसिडेंट। हेलो एवरीवन, दिस इज योर एसएसटी एजुकेटर उज्ज्वला पुंज। आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हमारे क्लास 9th सिविक्स का चैप्टर जिसका नाम है बच्चा पार्टी वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस। एंड आज की इस क्लास में हम लोग इस चैप्टर को पूरा का पूरा कंप्लीट भी करने वाले हैं। बच्चों बेसिकली यहाँ पर हम बात करेंगे हमारे जो अलग अलग गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, कोई लॉ बनाता है, कोई लॉ को एग्जीक्यूट करता है और कोई जो है देखता है कि क्या वो लॉज जो है सही है कि नहीं है, चीजें कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चल रही हैं कि नहीं चल रही हैं। तो ये सारे जो गवर्नमेंट के ऑर्गन्स हैं, जो गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस हैं, वो कैसे काम करते हैं, उनके पास क्या क्या पावर्स हैं, क्या क्या अथॉरिटीज हैं, तो ये सारी चीजें हम लोग इस चैप्टर के अंदर देखने जा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। और ये चैप्टर जो है ये बिल्कुल एक कहानी की तरह चालू करा जाता है। कहानी है हमारे ऑफिस मेमोरेंडम की। तो चलिए इस कहानी को देखते हैं और उसके बाद बात करते हैं। तो ये जो ऑफिस मेमोरेंडम की कहानी है, अगर हम इसकी बात करें तो यार एक ऑर्डर आता है, एक गवर्नमेंट के ऑफिसर यानी कि एक सिविल सर्वेंट इस ऑर्डर को इशू करते हैं। क्या है ये ऑर्डर, देखो डेटेड 13/8/1990। तो 1990 में 13 अगस्त को इस ऑर्डर को जारी करा जाता है। पूरा ऑर्डर नंबर भी है यहाँ पर 3601231190। ठीक है, तो ये पूरा ऑर्डर नंबर है। और सब्जेक्ट क्या है, तो इस ऑर्डर को इशू क्यों करा गया, क्योंकि इस ऑर्डर के थ्रू 27% की रिजर्वेशन दिलवाई गई फॉर द सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस इन द सिविल पोस्ट्स एंड सर्विसेज। तो बच्चों सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस SEBC को 27% की रिजर्वेशन यहां पर प्रोवाइड करी जाती है सारी सिविल पोस्ट और सर्विसेज में, कि उनके लिए सीटें आरक्षित कर दी गई हैं। अब यहां पर आप देख रहे हो एक और ऑर्डर आता है 8 सितंबर 1993 में, इसके बाद में। और यहां पर क्या है, रिजर्वेशन फॉर अदर बैकवर्ड क्लासेस इन सिविल पोस्ट एंड सर्विसेज अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और यहां पर अदर बैकवर्ड क्लासेस को भी रिजर्वेशन दे दी जाती है। ठीक है, तो बच्चों यहां पर ये जो ऑर्डर आया है ऐसे ही उस सिविल सर्वेंट ने जिसने ऑर्डर जारी करा ऐसे ही निकाल दिया। क्या इस ऑर्डर के पीछे कोई हिस्ट्री रही होगी, कौन से वो लोग थे जो कि यहाँ पर जिन्होंने इस डिसीजन को लिया है। ऑब्वियसली देयर आर सर्टेन पीपल हु हैव टेकन दिस डिसीजन, हु आर द डिसीजन मेकर्स। एक्चुअली यहाँ पर हम 3 पार्टीज की बात करेंगे। एक है हमारे प्रेसिडेंट, एक है हमारे प्राइम मिनिस्टर, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, और एक है हमारे 2 हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, जो हमारी लोकसभा और राज्यसभा होती है। तो यार देखो जो प्रेसिडेंट होते हैं, हमें पता है कि प्रेसिडेंट कौन होते हैं। प्रेसिडेंट एक तरीके से हाईएस्ट फॉर्मल अथॉरिटी होती है कंट्री के अंदर, हेड ऑफ द स्टेट होते हैं। प्राइम मिनिस्टर होते हैं हेड ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को हेड करते हैं प्राइम मिनिस्टर, सारी कैबिनेट मीटिंग्स को भी हेड करते हैं प्राइम मिनिस्टर। उसके बाद 2 हाउसेस हैं हमारे पार्लियामेंट के, एक है लोकसभा, राज्यसभा। हर नतीजा जो है वहीं पर ही पास करवाया जाता है और हर चीज के लिए लोकसभा का अप्रूवल चाहिए ही होता है। ठीक है, हमारे प्राइम मिनिस्टर को भी। अब यहाँ पे बच्चों आई थिंक बात आप लोगों को समझ में आई है। हमारी इन सभी फॉर्मल अथॉरिटीज की बात करी जा रही है और उसी के साथ हम लोग देखते हैं प्राइम मिनिस्टर को मेजॉरिटी लोकसभा मेंबर्स का सपोर्ट चाहिए होता है, तभी तो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, नहीं तो प्राइम मिनिस्टर बन नहीं सकते, है ना। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं, ये सारे डिसीजन मेकर्स हैं। बट उसी के साथ लेट अस आल्सो अंडरस्टैंड कि जो ऑफिस मेमोरेंडम, इस ऑफिस ऑर्डर की हमने बात करी थी, दिस वाज अ कल्मिनेशन ऑफ अ लॉन्ग चेन ऑफ इवेंट्स। इसके पीछे एक इतिहास रहा है, ऐसे ही ऑर्डर नहीं आ गया, है ना। इसके पीछे एक पूरी हिस्ट्री रही है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंटेड द, चलो अब थोड़ा इतिहास में जा रहे हैं हम, थोड़ी हिस्ट्री में जा रहे हैं इस ऑर्डर की, कि इस ऑर्डर को लाने के पीछे इतिहास क्या था। तो हमारी भारतीय सरकार ने एक सेकंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन को अपॉइंट करा था इन 1979। तो 1979 के अंदर सेकंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन को अपॉइंट करा था। क्यों अपॉइंट करा था, देखते हैं। इसके लीडर थे बीपी मंडल, जो इस कमीशन को लीड कर रहे थे, एंड बीपी मंडल इसको लीड कर रहे थे। एंड पॉपुलरली दिस कमीशन वाज कॉल्ड द मंडल कमीशन। ठीक है, इस कमीशन को मंडल कमीशन
बोला जाता था। अब मंडल कमीशन जो थी, बीपी मंडल हेड कर रहे हैं, सेकंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन है, ठीक है। नाउ it was asked to determine the criteria to identify the socially and educationally backward classes in India and recommend steps to be taken for their advancement. ठीक है बच्चों, तो इस कमीशन को अपॉइंट इसलिए करा गया था क्योंकि उसे काम सौंपा गया था। काम ये सौंपा गया था कि आप इस देश के अंदर, इंडिया के अंदर जो सोशली, सामाजिक तौर पे या पढ़ाई लिखाई के तौर पे जो बैकवर्ड क्लासेस रह गई हैं, उनको आइडेंटिफाई करो, ढूंढो कौन कौन है, एंड ऐसे स्टेप्स, ऐसे कदम बताइए जो कि उनकी एडवांसमेंट के लिए लिए जाने चाहिए, ठीक है, उनकी बेहतरी के लिए लिए जाने चाहिए, उनको भी सबके बराबर लाने के लिए कदम जो उठाए जाने चाहिए उनके बारे में भी बताइए। अब ये कमीशन अपनी पूरी रिसर्च करती है और फिर अपनी रिपोर्ट देती है 1980 में एंड बहुत सी रिकमेंडेशंस करती है। One of these was that 27% of government jobs have to be reserved for the socially and educationally backward classes. अब बच्चों, क्योंकि उस कमीशन को यही तो काम दिया था कि आप उनकी एडवांसमेंट के लिए स्टेप्स बताइए, और उसमें से ही उन्होंने जो रिकमेंडेशंस दी, उसमें से ही एक रिकमेंडेशन ये भी थी कि 27% आरक्षण जो है सरकारी नौकरियों में दिया जाना चाहिए हमारी सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को। ठीक है, तो ये तो इतिहास था। इसके बाद गवर्नमेंट केयरफुली कंसिडर्ड रिपोर्ट recommendations of the commission in the present context regarding the benefits to be extended to the SEBC यानी कि socially educationally backward classes as opined by the commission and are of the clear view that at the outset certain weightage has been to be provided to such classes in the services of the union and their public undertakings। ठीक है बच्चों, तो इसलिए सरकार ने भी, ऐसा नहीं है कि उनकी कमीशन की बात ऐसी बस सुन ली कि हाँ हाँ ये बोल रहे हैं तो ठीक है, नहीं, तो गवर्नमेंट ने पूरा चेक करा कि हाँ कमीशन ने बिल्कुल सही रिपोर्ट दी है, जिस हिसाब से स्थिति है उस हिसाब से हाँ जी इनकी बेहतरी के लिए हमें ये रिजर्वेशन देनी चाहिए। तो ऑर्डर्स issued as follows: 27% of vacancies in civil post services under the government of India shall be reserved for the SEBC। तभी बच्चों वो गवर्नमेंट ऑर्डर को जारी करा गया फुल रिसर्च वगैरह के बाद में कि 27% जो है वैकेंसी यानी कि रिजर्वेशन दी जाएगी सारी की सारी सिविल पोस्ट और सर्विसेज में जो कि सरकार के तहत आती है, उसमें रिजर्वेशन किसको दी जाएगी? हमारी SEBC यानी कि सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को। वेरी गुड, ओके। नाउ इसी के साथ लोकसभा इलेक्शंस हो रहे थे 1989 के, और वहां पे जनता दल जो एक पॉलिटिकल पार्टी है उन्होंने प्रॉमिस कर दिया इन इट्स इलेक्शन मैनिफेस्टो दैट इफ वोटेड टू पावर दे वुड इंप्लीमेंट द मंडल कमीशन रिपोर्ट। बिल्कुल ऐसे इन्होंने भी तहल का ऑमलेट बना दिया बच्चों। इन्होंने बोला कि अगर आप हमें पावर में, यानी कि अगर आप हमें भी राजगद्दी सौंपते हैं, वोट करके पावर में लेकर आते हैं, तो हम जो मंडल कमीशन की रिपोर्ट है उसको लागू कर देंगे, उसकी रिकमेंडेशंस को, मतलब वो रिजर्वेशन प्रोवाइड करवा देंगे। होता क्या है, हाँ जी जनता दल की सरकार बन भी जाती है और जनता दल के जो लीडर होते हैं VP सिंह, वो बन जाते हैं भारत के प्रधानमंत्री यानी कि प्राइम मिनिस्टर। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन हिज एड्रेस टू द पार्लियामेंट announced the intention of the government to implement the recommendation of the Mandal Commission, and on 6th of August 1990 the Union Cabinet took a formal decision to implement the recommendations। बच्चों पूरे स्टेप्स को आप एनालाइज कर रहे हो। सबसे पहले किसी इंसान ने दावा करा है कि अगर आप मेरी सरकार लेकर आएंगे तो मैं उसकी रिपोर्ट को लागू कर दूंगा। उनकी सरकार बनी, उनकी सरकार के बनने के बाद जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट ने पार्लियामेंट के अंदर अनाउंस करा कि गवर्नमेंट जो सरकार है वो मंडल कमीशन की रिकमेंडेशंस को लागू करना चाहती है। उसके बाद 6 अगस्त 1990 को जो कैबिनेट मिनिस्टर्स थे, जो यूनियन कैबिनेट थे, उन्होंने एक फॉर्मल डिसीजन लिया कि हम उन रिकमेंडेशंस को इंप्लीमेंट करेंगे। और next day Prime Minister VP Singh informed the Parliament about this decision through a statement in both the houses of the Parliament. Decision of the cabinet sent to the Department of Personnel and Training। अगले ही दिन प्राइम मिनिस्टर ने इन्फॉर्म करा पार्लियामेंट को कि ये जो डिसीजन है हम लेने वाले हैं कि हम मंडल कमीशन की रिकमेंडेशंस को इंप्लीमेंट करने वाले हैं। और बच्चों इन्होंने एक स्टेटमेंट जो है दोनों ही हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा में भी दी, राज्यसभा में भी, सबको इन्फॉर्म करा। उसके बाद डिसीजन जो है कैबिनेट का ये भेज दिया गया डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनल एंड ट्रेनिंग के पास में। यहाँ के जो सीनियर ऑफिसर्स थे इस पूरे डिपार्टमेंट के, उन्होंने एक ऑर्डर ड्राफ्ट करा इन लाइन विद द कैबिनेट डिसीजन एंड मिनिस्टर का अप्रूवल लिया। फिर एक ऑफिसर ने उस ऑर्डर को साइन करा यूनियन गवर्नमेंट के बिहाफ पे, एंड दिस इज हाउ दिस ऑर्डर वाज बोर्न ऑन 13th of August 1990। प्रेसिडेंट ने पहले बताया, फिर कैबिनेट ने उसको जो है उस पर फॉर्मल डिसीजन लिया,
उसके बाद प्राइम मिनिस्टर ने इस डिसीजन को अनाउंस करा दोनों ही हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट में। फिर ये जो डिसीजन है डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनल ट्रेनिंग के पास गया, वहां के सीनियर ऑफिसर्स ने ऑर्डर बनाया कैबिनेट डिसीजन के हिसाब से, मिनिस्टर का अप्रूवल लिया, फिर ऑफिसर ने साइन करा गवर्नमेंट के बिहाफ पर और फिर वो ऑर्डर लागू हो पाया। तो ये पूरा स्टेप है, ऐसे ही कोई भी ऑर्डर नहीं आ जाता गवर्नमेंट का, ठीक है, या फिर कोई सिविल सर्वेंट जो है ऐसे ही ऑर्डर जारी कर रहे हैं, नहीं, उसके पीछे एक पूरी इंस्टीट्यूशनल वर्क रहता है, इंस्टीट्यूशंस ने रजामंदी दी है, एक फॉर्मल प्रोसीजर्स को फॉलो किया गया है, तब जाके कोई भी ऑर्डर आता है। ऑल राइट, नाउ व्हाट इज द नीड फॉर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस? बच्चों हमारे ये जो डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, इनकी जरूरत क्या है, इनकी नीड क्या है? तो चलिए समझते हैं। गवर्निंग अ कंट्री इन्वॉल्व्स वेरियस एक्टिविटीज लाइक सिक्योरिटी, एजुकेशन, हेल्थ एक्सेट्रा, एंड इन सभी एक्टिविटीज के लिए वी नीड सर्टेन इंस्टीट्यूशंस। डेमोक्रेसी वर्क्स वेल व्हेन दीज इंस्टीट्यूशंस परफॉर्म फंक्शंस दैट आर असाइन्ड टू देम। और एक लोकतंत्र तभी ढंग से काम कर सकता है जब ये जो इंस्टीट्यूशंस, इन्हें जो काम मिल रखा है, ये उन कामों को परफॉर्म करें। ठीक है बच्चों, तो एक देश में बहुत सारी फैसिलिटीज को प्रोवाइड करने का काम होता है इन सभी इंस्टीट्यूशंस का, लोगों की बेहतरी का काम होता है, और उन सभी फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए हमें इन गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस की जरूरत होती है। दैट इज द नीड, वेरी सिंपल। प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट, इंस्टीट्यूशंस जो है इंपॉर्टेंट पॉलिसी डिसीजंस लेते हैं। जो सिविल सर्वेंट्स है वर्किंग टुगेदर, रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग स्टेप्स टू इंप्लीमेंट द मिनिस्टर्स डिसीजन। तो यार देखो, नतीजे बनाए जा रहे हैं प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट मिनिस्टर्स द्वारा, ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉलिसी डिसीजन ले रहे हैं। उसके बाद सिविल सर्वेंट, जो आपकी ब्यूरोक्रेसी होती है, जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, उनका काम ये बनता है कि वो इंपॉर्टेंट स्टेप्स लें जिससे कि वो जो मिनिस्टर ने नतीजा लिया है उसको लागू करें। लागू करने का काम है फिर सिविल सर्वेंट का। सुप्रीम कोर्ट यानी कि हमारी जुडिशरी का हाईएस्ट एपेक्स कोर्ट एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जहां पर डिस्प्यूट्स जो है सिटीजंस और गवर्नमेंट के बीच में, इनको रिजॉल्व करा जाता है, सेटल करा जाता है, एक तरीके से उपाय निकाला जाता है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, सबके अलग अलग काम है। अब बात आती है पार्लियामेंट की। सबसे पहले बच्चों हम गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन को पढ़ने के लिए आ गए हैं, और वो है हमारी पार्लियामेंट, जिसमें हमारे 2 हाउसेज आते हैं। कौन से हाउसेज? स्कूल वाला वो रेड ब्लू हाउस नहीं बच्चों, यहाँ पे 2 हाउसेज हैं हमारे, लोकसभा एंड द राज्यसभा। पार्लियामेंट की बात करें तो थोड़ा सा ऑफिस मेमोरेंडम के एग्जाम्पल को रिकॉल कीजिए, याद कीजिए। प्रेसिडेंट ने अपने एड्रेस में पार्लियामेंट, इन हिज एड्रेस टू द पार्लियामेंट, अनाउंस्ड द इंटेंशन ऑफ द गवर्नमेंट टू इंप्लीमेंट द रिकमेंडेशंस। प्राइम मिनिस्टर वीपी सिंह इन्फॉर्म्ड द पार्लियामेंट अबाउट दिस डिसीजन थ्रू अ स्टेटमेंट। आपको बच्चों अभी ऑफिस मेमोरेंडम के बारे में मैंने बताया, पार्लियामेंट का क्या रोल था उसमें, आपको अगर याद हो तो सबसे पहले प्रेसिडेंट ने जो पार्लियामेंट है वहां पर अनाउंस करा था कि सरकार ऐसा कुछ करना चाहती है। इंटेंशन बताई थी सरकार की कि सरकार जो है वो मंडल कमीशन की रिकमेंडेशंस को इंप्लीमेंट करना चाहती है। और उसके बाद जब यूनियन कैबिनेट ने वो डिसीजन ले लिया था तो प्राइम मिनिस्टर ने पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज में एक स्टेटमेंट के थ्रू इन्फॉर्म भी करा था कि देखिए हमने ये नतीजा ले लिया है। डिसीजन डायरेक्टली पार्लियामेंट में नहीं लिया गया था, स्टिल parliamentary discussions on the report influenced and shaped the decision of the government. They brought pressure on the government to act on the Mandal recommendation. If the parliament was not in favor of this decision, the government could not have gone ahead with it. तो बच्चों देखो, पार्लियामेंट में नतीजा चाहे ही ना लिया गया हो, लेकिन स्टिल पार्लियामेंट का बहुत अहम रोल है इस नतीजे के लिए जाने में। ऐसा क्यों है? क्योंकि कहीं ना कहीं पार्लियामेंट के अंदर जब सारे लीडर्स के बीच में जो डिस्कशंस हुए हैं, बातें वगैरह हुई हैं उस मुद्दे को लेकर, उसने ही इन्फ्लुएंस करा है, शेप करा है गवर्नमेंट को इस डिसीजन लेने में। ठीक है, कहीं ना कहीं लोगों ने प्रेशर डाला गवर्नमेंट में कि आपने जो वादा करा था उस पर एक्ट करो, मंडल रिकमेंडेशन को इंप्लीमेंट करो। एंड पार्लियामेंट अगर इस डिसीजन के फेवर में नहीं होती तो ये डिसीजन कभी भी लिया नहीं जाता। तो क्योंकि लोग फेवर में थे, पार्लियामेंट फेवर में थी, इसलिए गवर्नमेंट उस डिसीजन के साथ आगे बढ़ पाई और उस डिसीजन को ले पाई। ठीक है, अब यहां पर अब मजा आएगा ना भिड़ू। देखो मैं ना तुमसे कुछ क्वेश्चंस पूछ रही हूँ। ये तो है हमारे इंडिया की पार्लियामेंट। बच्चों अगर मैं आपको ये 2 पिक्चर्स दिखाऊं, ठीक है, अब यहाँ पे झंडा देख के थोड़ा सा समझ में आ रहा है, लेकिन ये जो 2 पिक्चर्स है, अब आप मुझे इनके नाम कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएंगे कि ये कौन सी कंट्री की पार्लियामेंट है और इन्हें किस नाम से जाना जाता है। दिस इमेज एंड दिस इमेज, ठीक है। तो बच्चे जो बताएंगे मैं लाइक करूंगी उनके कमेंट को, बताइएगा, ठीक है, कि ये कौन से देश की पार्लियामेंट है, क्या नाम है इसका, और ये कौन से देश की पार्लियामेंट है, वो तो चलो दिख रहा है, और क्या नाम है इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं व्हाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट।
हमें पार्लियामेंट की जरूरत क्यों पड़ी? ऐसा क्या हो गया था कि हमें पार्लियामेंट की जरूरत पड़ गई? तो देखिए, इन ऑल डेमोक्रेसीज एन असेंबली ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स exercises supreme political authority on behalf of the people. बच्चों, पार्लियामेंट है क्या? पार्लियामेंट वो सारे लोग हैं जिनको आपने इलेक्ट करा है, आपके जो एमपीज हैं, जिनको हम एमपी बोलते हैं, मध्य प्रदेश नहीं, एमपीज मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, तो ये सारे आपके जो पार्लियामेंट के मेंबर्स हैं, ये लोगों के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जिन्हें लोगों ने वो अथॉरिटी दी है, वो ओहदा दिया है, वो जिम्मेदारी दी है कि वो लोगों के बिहाफ पे डिसीजंस ले सकें। इन इंडिया ऐसी नेशनल असेंबली जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स की होती है, इसको पार्लियामेंट बोला जाता है। स्टेट लेवल पे इसको स्टेट लेजिस्लेचर बोला जाता है। तो बच्चों, आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि आप जो एमएलए को चुनते हो, एमएलए के इलेक्शन में जिनको चुनते हो, तो वो लोग स्टेट लेजिस्लेचर में बैठते हैं। ठीक है, और जब देश में पूरी कंट्री वाइड जो प्राइम मिनिस्टर के लिए चुनाव होता है ना, उसके अंदर आप सारे एमपीज को चुनते हो, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को चुनते हो, जो आपके लोकसभा में बैठते हैं। नाउ, क्यों चाहिए पार्लियामेंट? इट इज द फाइनल अथॉरिटी इन मेकिंग लॉज इन एनी कंट्री। ऑल ओवर द वर्ल्ड दे कैन मेक न्यू लॉज, नए लॉज बना सकते हैं, एग्जिस्टिंग लॉज को चेंज कर सकते हैं, एग्जिस्टिंग लॉज को हटा सकते हैं, अबॉलिश कर सकते हैं, या फिर उनकी जगह पर नए लॉज को क्रिएट कर सकते हैं। तो बच्चों, पार्लियामेंट इज नथिंग, इट इज एक्चुअली अ बॉडी ऑफ योर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, और इन रिप्रेजेंटेटिव्स के पास पावर है लोगों के बिहाफ पे नतीजे लेने की। इट इज द लॉ मेकिंग बॉडी, कानून बनाती है ये बॉडी। कानून बनाने का ये मतलब है कि आप नए कानून बना सकते हो, जो एग्जिस्टिंग कानून है उनको बदल सकते हो, जो एग्जिस्टिंग कानून है उन्हें हटा सकते हो, या फिर एग्जिस्टिंग कानून के बदले में कोई नया कानून भी आप ला सकते हो। तो ये कानून की जो हेरा फेरी है ना, या फिर लाना है, या फिर हटाना है, या फिर कुछ भी करना है, सारी जिम्मेदारी पार्लियामेंट के कंधों पर है। पार्लियामेंट करेगा ये काम। ठीक है, पार्लियामेंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सरसाइज सम कंट्रोल ओवर दोज हु रन द गवर्नमेंट। Control over those who run the government. In some countries like India, this control is direct and full. Those who run the government can take decisions only as long as they enjoy the support of the parliament. तो अभी भी बच्चों आपने देखा कि मंडल कमीशन की जो recommendations हैं, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए सबसे पहले पार्लियामेंट की हामी जरूरी थी, उनका सपोर्ट जरूरी था। अगर पार्लियामेंट का सपोर्ट नहीं रहेगा तो कोई भी डिसीजन जो है सरकार ले नहीं पाएगी। तो यहाँ पे वही बात हो रही है कि पार्लियामेंट एक तरीके से जो सरकार होती है, जो रूलिंग पार्टी होती है, या जो रूलिंग गवर्नमेंट है, उस पर अपना कंट्रोल रखती है। ठीक है, कंट्रोल रखती है। इंडिया में ये डायरेक्ट और फुल कंट्रोल है। जो लोग सरकार चलाते हैं वो नतीजे तभी ले सकते हैं जब पार्लियामेंट से उन्हें समर्थन मिलता है। उसी के साथ पार्लियामेंट कंट्रोल्स ऑल द मनी दैट द गवर्नमेंट्स हैव। इन मोस्ट कंट्रीज एनी ऑफ द पब्लिक मनी कैन बी स्पेंट ओनली व्हेन द पार्लियामेंट सैंक्शंस इट। साथ ही में पार्लियामेंट पैसे को भी कंट्रोल करती है। तो यहाँ पे बोला गया है कि मैक्सिमम कंट्रीज के अंदर जो सरकार को पैसा खर्चना होता है, वो सरकार पैसा तभी खर्च सकती है, लोगों का पैसा है ना, वो आपके घर का पैसा थोड़ी है, लोगों का पैसा है, जनता का पैसा है। तो जनता के पैसे को खर्चने से पहले पार्लियामेंट अगर उस पर अपना सैंक्शन देगी, हामी भरेगी, तो ही पैसा सरकार किसी चीज पे लगा सकती है या खर्च कर सकती है। साथ ही में इट इज द हाईएस्ट फॉरम ऑफ डिस्कशन एंड डिबेट। बच्चों, अगर कभी आपने लोकसभा या राज्यसभा के सेशंस देखे होंगे तो आपको ये चीज पता होगी कि इट इज द हाईएस्ट फॉरम ऑफ डिस्कशन डिबेट। वहां पूरे टाइम लोग ऐसे ठा 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 टेबल पे करके बात करते हैं, डिस्कशंस करते हैं, डिबेट करते हैं, कभी कभी लड़ाई झगड़े भी हो जाते हैं, बट एक हेल्दी डिस्कशन भी होता है, तभी तो कोई भी अच्छा नतीजा आ पाता है। ठीक है, तो इट इज द हाईएस्ट फोरम ऑफ डिस्कशन डिबेट ऑन पब्लिक इश्यूज एंड नेशनल पॉलिसी इन द कंट्री। इट कैन सीक इंफॉर्मेशन अबाउट एनी मैटर। किसी भी मैटर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी पार्लियामेंट आपकी लेकर आ सकती है। आई होप ये बात बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है। चलिए बच्चों, अब जरा देख लेते हैं हमारे दो हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा राज्यसभा, क्या है, क्या होता है यहाँ पर। एक जगह ग्रीन कारपेट है, एक जगह अलग ही कुछ सीन चल रहा है। कलर डिफरेंस क्यों करा है हमने? तो लेट अस फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड, काउंसिल ऑफ स्टेट्स हमारी राज्यसभा है, जिसको हम अपर हाउस बोलते हैं, और हाउस ऑफ द पीपल है हमारा लोकसभा, जिसे हम लोअर हाउस बोलते हैं। इसका क्या ये मतलब है कि मैम हमारी जो राज्यसभा है वो ज्यादा पावरफुल है और लोकसभा कम पावरफुल है? बट ऐसा नहीं है बच्चों।
असल में लोकसभा ज्यादा पावरफुल है बिकॉज लोकसभा के अंदर वो सारे के सारे रिप्रेजेंटेटिव्स बैठते हैं जिन्हें लोगों ने चुना है। लोकसभा, तभी उसका नाम भी लोकसभा है, एंड इट इज एक्चुअली मोर पावरफुल दैन द राज्यसभा इन रियलिटी। और राज्यसभा के अंदर हमारी काउंसिल ऑफ स्टेट्स है, और यहाँ पर जो मेंबर्स बैठते हैं वो एक तरीके से इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं, बिकॉज हमने कुछ एमएलएस चूज करे, हर स्टेट के अंदर एमएलएस हैं, फिर हर स्टेट के जो एमएलएस हैं वो कुछ अपने स्टेट से मेंबर्स को सिलेक्ट करते हैं जो कि राज्यसभा में बैठते हैं। ऑल्दो ये परमानेंट हाउस है, ये थोड़ा टेम्पररी है, इस वजह से थोड़ा सा अंतर आता है। नाउ लेट अस लुक एट इट। नाउ any ordinary law needs to be passed by both the houses, but if there is a difference between the two houses, final decision taken in a joint session in which members of both the houses sit together, and because of the larger number of members, the view of the Lok Sabha is likely to prevail in such a meeting. तो बच्चों देखिए, लोकसभा ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि मैंने आपको भी बताया कि लोकसभा के अंदर जो रिप्रेजेंटेटिव्स लोगों ने डायरेक्टली चुने हैं वो बैठे हैं, है ना। यहाँ पे लिखा है कि कोई भी ऑर्डिनरी लॉ को अगर आपको पास करवाना है तो दोनों ही हाउसेज में उसको पास होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये नहीं कि एक जगह हो गया दूसरी जगह रह गया, दोनों में पास करवाना पड़ेगा। अब अगर कोई मतभेद आ जाता है दोनों ही हाउसेज के बीच में किसी भी लॉ को लेकर, तो फिर उस केस में एक जॉइंट सेशन बुलाया जाता है। जॉइंट सेशन के अंदर लोकसभा राज्यसभा दोनों के मेंबर्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है, मिलके आएंगे वो। अब फाइनल डिसीजन इस जॉइंट सेशन में जब लिया जाएगा, दोनों ही हाउसेज साथ में बैठ कर लेंगे, बिकॉज लोकसभा के अंदर मेंबर्स ज्यादा हैं, दैट इज वाई लोकसभा के मेंबर्स जो डिसाइड करेंगे वही व्यू प्रिवेल करेगा। राज्यसभा के मेंबर्स की नहीं चल पाएगी जॉइंट सेशन के दौरान, क्योंकि मेंबर्स राज्यसभा में 245 होते हैं और लोकसभा में 543 होते हैं। एग्जैक्टली मतलब डबल द अमाउंट मेंबर्स हैं। तो दैट इज वाई लोकसभा जो डिसाइड कर लेगी ना जॉइंट सेशन में, वही व्यू प्रिवेल करेगा। इससे पता चलता है लोकसभा की पावर ज्यादा है। दूसरी चीज देखो, लोकसभा एक्सरसाइजेस मोर पावर्स इन मनी मैटर्स एज वेल। पैसे के जब मुद्दे आते हैं, पैसे के मामले आते हैं, तो वहां पे भी लोकसभा के पास ज्यादा पावर होती है। वंस लोकसभा passes budget of the government or any other money related law, राज्यसभा cannot reject it. राज्यसभा can only delay it by 14 days or suggest changes. The Lok Sabha may or may not accept these changes. तो होता क्या है, कोई भी पैसे से रिलेटेड मुद्दा है तो वो चीज लोकसभा ही पास करती है, लेकिन राज्यसभा का कोई इसमें से नहीं है, राज्यसभा उसको रिजेक्ट नहीं कर सकती। ठीक है बच्चों, राज्यसभा के पास बस एक पावर है कि वो उस बिल को डिले कर सकती है, 14 दिन तक अपने पास डिले करके रख सकती है और वापस भी भेज सकती है लोकसभा के पास, अगर उसमें कोई चेंजेस उसको सजेस्ट करने की। आप कोई भी मनी रिलेटेड मैटर है कि टैक्स वैक्स का मुद्दा है कि ज्यादा टैक्स है इसको कम कर दो या कुछ कर दो, वो चेंजेस सजेस्ट कर सकती है, सुझाव दे सकती है कि हाँ इसमें ये चेंज लेकर आओ। बट लोकसभा का उस चेंज को मानना या ना मानना टोटली लोकसभा पे डिपेंड करेगा। अगर लोकसभा उनका चेंज मानती है वेल एंड गुड, नहीं मानती तो भी कुछ नहीं कर सकती राज्यसभा, एंड उसको पास करना ही पड़ेगा। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंटली लोकसभा कंट्रोल्स द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। Only a person who enjoys the support of the majority of the members in the Lok Sabha is appointed as the Prime Minister. And if the majority of the Lok Sabha members say that they have no confidence in the Council of Ministers, all ministers, including the Prime Minister, have to quit. Rajya Sabha does not have this power. बच्चों, एक बहुत ही ज्यादा अहम चीज और अहम पावर जो लोकसभा के पास होती है वो ये है कि लोकसभा के पास पूरा का पूरा कंट्रोल है ओवर द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, होता क्या है, आप सभी को ये बात पता होगी कि लोकसभा में जो 543 टोटल सीट्स होती हैं, है ना, 543 टोटल सीट्स है जिसपे आपके एमपीज बैठे हैं। इन 543 सीट्स में से जिसको भी मेजोरिटी मिलती है, यानी कि आधे से ज्यादा सीटें मिलती हैं, उस पार्टी के लीडर को प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाता है। अब होता क्या है कि अगर कोई नेता ऑपोजिशन का एक नो कॉन्फिडेंस मोशन चला दे रूलिंग पार्टी और कैंडिडेट्स के खिलाफ, यानी कि वो उनसे मांग ले प्रूव करने के लिए उनकी मेजोरिटी को फिर से, और अगर रूलिंग पार्टी और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अपनी मेजोरिटी प्रूव नहीं कर पाते हैं तो प्राइम मिनिस्टर और सारी की सारी काउंसिल को छोड़ना पड़ता है। दे हैव टू क्विट, दे ऑल हैव टू क्विट। ठीक है, अगर वो अपनी मेजोरिटी नहीं प्रूव कर पाएंगे, अगर उनके खिलाफ कोई नो कॉन्फिडेंस मोशन आएगा तो फिर सभी को क्विट करना पड़ेगा। तो दिस इज अ वेरी वेरी बिग पावर दैट द लोकसभा हैज। ठीक है, तो ये बच्चों 3 पॉइंट्स, आई होप आप सभी को समझ में आए होंगे। दीज आर एक्चुअली द पावर्स ऑफ द लोकसभा। हमने एक तरीके से यहाँ पे पावर्स ऑफ लोकसभा की बात करी है, याद रखिएगा। ठीक है, ऑलराइट, चलो आगे देखते हैं। आगे अगर हम देखें फिर बात आती है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव की।
बच्चों अभी ना हमने बात करी है पार्लियामेंट के बारे में, जो हमारी लॉ मेकिंग बॉडी है, 2 हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा राज्यसभा की बात करी है। उसी के साथ अब हम नेक्स्ट चीज पे आते हैं। पार्लियामेंट जो लेजिस्लेचर है, हमने उसको उसका डिस्कशन कर लिया है। नेक्स्ट इंस्टीट्यूशन पे आते हैं विच इज द एग्जीक्यूटिव। अब यार लॉ तो पार्लियामेंट बना लेगी, लेकिन जब उस लॉ को असल में लागू करने का काम आता है, सपोज लॉ आपने बना दिया कि कोई भी रेड लाइट को तोड़ के नहीं जा सकता, या फिर हेलमेट के बगैर कोई स्कूटर नहीं चला सकता अपनी, लेकिन असल में तो उसको आप इंप्लीमेंट कौन करेगा? पुलिस वाले देखेंगे ना, ट्रैफिक पुलिस देखेगी कि अगर कोई हेलमेट के बगैर जा रहा है तो उसको पकड़ लेगी। तो एक तरीके से बच्चों वो भी एग्जीक्यूटिव हो गए, क्योंकि वो उस लॉ को इंप्लीमेंट कर रहे हैं, लागू कर रहे हैं, है ना। तो एग्जीक्यूटिव वो बॉडी है या वो इंस्टीट्यूशन है सरकार का, जो कि एक तरीके से ये ध्यान में रखेगा कि जो लॉज हैं, जो कानून है, उसका इंप्लीमेंटेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा, क्या वो लागू हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। रिकॉल एग्जाम्पल ऑफ, फिर से ऑफिस मेमोरेंडम के एग्जाम्पल पे जाएंगे। पर्सन हु साइंड द डॉक्यूमेंट डिड नॉट टेक दिस डिसीजन, ही वाज ओनली एग्जीक्यूटिंग द पॉलिसी डिसीजन टेकन बाय समवन एल्स। प्राइम मिनिस्टर का रोल आता है डिसीजन लेने में। He could not have taken that decision if he did not have the support from the Lok Sabha. In that sense, he was only executing the wishes of the parliament. तो बच्चों एक तरीके से यहाँ पर वो जो ऑफिसर था जिसने उस पर्टिकुलर ऑर्डर पे अपना सिग्नेचर दिया है, ठीक है, जिसने डॉक्यूमेंट को साइन करा है, उसने असल में डिसीजन लिया नहीं था, उसने सिर्फ साइन करा है, उसने सिर्फ एक तरीके से जो नतीजा ऑलरेडी आया है उसको इंप्लीमेंट करा है, उसने सिर्फ उस पॉलिसी को एग्जीक्यूट करा है, इंप्लीमेंट करा है, लागू करा है। उसी सेम तरीके से प्राइम मिनिस्टर का रोल था डिसीजन लेने में, लेकिन प्राइम मिनिस्टर भी तब तक वो डिसीजन नहीं ले पाते जब तक पार्लियामेंट अप्रूव नहीं करती। तो वही चीज है, सपोर्ट अगर पार्लियामेंट से नहीं आता, लोकसभा से नहीं आता, तो प्राइम मिनिस्टर भी वो डिसीजन नहीं ले पाते। तो ये एक तरीके से प्राइम मिनिस्टर भी क्या है, प्राइम मिनिस्टर भी एक तरीके से जो लॉ पार्लियामेंट का है उसी को ही एग्जीक्यूट कर रहे हैं, उसी को ही लागू कर रहे हैं, और वो जो ऑफिसर साइन कर रहा है वो भी एक तरीके से उस पॉलिसी डिसीजन को लागू कर रहा है। तो ये प्राइम मिनिस्टर हो चाहे वो ऑफिसर हो जो कि एक सिविल सर्वेंट है, ये सारे लोग एग्जीक्यूटिव हैं। लेकिन एग्जीक्यूटिव में भी 2 टाइप के एग्जीक्यूटिव होते हैं, अभी मैं आपको समझाऊंगी। उससे पहले देखो, एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ एनी गवर्नमेंट वी फाइंड फंक्शनरीज who take day-to-day decisions but do not exercise supreme power on behalf of the people. All those functionaries are collectively known as the executive. तो रोजमर्रा में जो हमारी सरकार के डिसीजंस लिए जा रहे हैं, डे टू डे डिसीजंस हैं, पॉलिसीज ली जा रही हैं, बनाई जा रही हैं, जिससे कि कानून को लागू किया जा रहा है, वो सारी फंक्शनरीज को एग्जीक्यूटिव बोला जाता है, जो कानूनों को लागू कर रहे हैं, जो डिसीजंस ले रहे हैं, जो पॉलिसीज बना रहे हैं, ठीक है, जो अलग अलग एक्ट लेकर आ रहे हैं लोगों के जनहित के लिए। अब देखिए, एग्जीक्यूटिव 2 प्रकार का है, एक है हमारा पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, एक है हमारा परमानेंट एग्जीक्यूटिव। अब वो जो ऑफिसर थे वो डेफिनेटली परमानेंट एग्जीक्यूटिव में आते हैं, सारे के सारे बच्चों जो सिविल सर्वेंट्स हैं। अब आप में से बहुत से बच्चे बड़े होकर सिविल सर्विसेज का एग्जाम देना चाहते होंगे, यूपीएससी का, उसको क्लियर करके ऑफिसर्स बनना चाहते होंगे, सिविल सर्वेंट्स बनना चाहते होंगे। तो वही है बच्चों, देखिए परमानेंट एग्जीक्यूटिव जो है इनको लॉन्ग टर्म बेसिस पे अपॉइंट करा जाता है, और ये दे रिमेन इन द ऑफिस इवन व्हेन द रूलिंग पार्टी चेंजेस। तो यहाँ पर ना ये नहीं है कि हर 5 साल में इनको बदला जा रहा है फिर नए लोग आएंगे, नहीं, ये तो एक बारी आपको बड़ा कठिन एग्जाम देना पड़ेगा, मेरिट के बेसिस पे आपको अपॉइंट करा जाएगा, और फिर आप अपने जो है नौकरी जो है उसको करोगे। तो वो एक तरीके से आप एम्प्लॉय हो सॉर्ट ऑफ, ठीक है, बट परमानेंट हो आप एक तरीके से। बट वहीं पर अगर पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव की बात आती है तो बच्चों ये जो लोग होते हैं ये परमानेंट नहीं होते। मतलब कि आज आपने जो रूलर्स इलेक्ट करे, जिसकी मेजोरिटी बनी, वो सारे मिनिस्टर्स पावर में आ गए, वो सारे मिनिस्टर्स को जिम्मा सौंप दिया, अलग अलग मिनिस्ट्री सौंप दी, वो सारे लोग जो हैं पावर में तभी तक है जब तक उनके पास जनता का सपोर्ट है। अगर अगले इलेक्शन में वो हार जाते हैं, कोई और लीडर आ जाएगा तो वो एग्जीक्यूटिव बन जाएगा। तो इस तरीके से बात हो रही है कि ये जो इलेक्टेड है, ये लोगों द्वारा इलेक्ट किया जाता है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड। मतलब पहले तो 5 साल के लिए, अगर फिर इलेक्ट कर दिया तो फिर 5 साल, अगर नहीं करा तो फिर खत्म हो गया टाइम, ठीक है। वेकेट द पोजीशन व्हेन द गवर्नमेंट चेंजेस, अगर सरकार बदली जाएगी तो इनको अपनी पोजीशन जो है वो भी छोड़नी पड़ेगी। नाउ आर्ग्यूमेंट ये दी जाती है कि why does the political executive have more power than the non-political executive। बच्चों यहाँ पर ना एक बड़ी बहस का मुद्दा है। बेसिकली लोग बोलते हैं कि मैम जब परमानेंट एग्जीक्यूटिव इतनी मेहनत करके इतना डिफिकल्ट एग्जामिनेशन जो है देश का वो देकर आए हैं, इतने मेरिट के बेसिस पे आए हैं, स्टिल नॉलेज उनके पास ज्यादा है परमानेंट के पास, स्टिल जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है जिनके पास शायद उतनी नॉलेज नहीं है, उनको ज्यादा पावर मिलती है दैन द परमानेंट एग्जीक्यूटिव।
ये सच है बच्चों बात। जो हमारी पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है, यानी कि जो लोग एग्जीक्यूटिव में डिसीजंस ले रहे हैं, आपके पीएम है या कैबिनेट है या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, उनके पास ज्यादा पावर होती है दैन द परमानेंट एग्जीक्यूटिव, दैन द सिविल सर्वेंट्स। ऑल्दो मेरिट के बेसिस पे ये आए हैं, एग्जाम इन्होंने क्लियर करा है, ठीक है, एग्जाम निकाल के ये आए हैं, बड़ी मेहनत करी है, मशक्कत करी है, स्टिल इनके पास ज्यादा पावर क्यों है? तो कुछ लोगों को ये अनफेयर लगता है, बट मैं बच्चों आपको एक बड़ी सिंपल सी आर्ग्यूमेंट यहाँ पे देना चाहती हूँ। हम जिस देश में रहते हैं वो एक लोकतंत्र है, वो एक डेमोक्रेसी है, और एक डेमोक्रेसी में हमेशा जो लोगों के लीडर्स होते हैं, जो लोगों के रूलर्स होते हैं, दे हैव मोस्ट ऑफ द पावर। तो यहाँ पे वही बात है कि सिविल सर्वेंट ज्यादा एजुकेटेड है, ज्यादा एक्सपर्ट नॉलेज है उसके पास, जिस भी चीज को वो डील कर रहा है उसके पास एक्सपर्ट नॉलेज है, बट स्टिल एडवाइजर्स वर्किंग इन फाइनेंस मिनिस्ट्री नो मोर अबाउट इकोनॉमिक्स दैन द फाइनेंस मिनिस्टर। आप किसी को फाइनेंस मिनिस्टर बना रहे हो, उस फाइनेंस मिनिस्टर से ज्यादा नॉलेज तो हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री के एडवाइजर्स की है, जो उनकी सेक्रेटरीज हैं, जो उनके साथ काम कर रहे हैं, उन सेक्रेटरीज के पास ज्यादा नॉलेज है, क्योंकि उन्होंने तो एग्जाम निकाले, उन्होंने इतनी पढ़ाई करी है। फाइनेंस मिनिस्टर उतने एजुकेटेड भी नहीं होंगे जितने हमारे सिविल सर्वेंट्स होंगे, स्टिल फाइनेंस मिनिस्टर के पास ज्यादा पावर क्यों है? रीजन क्या है बच्चों? क्योंकि एक लोकतंत्र है, बिकॉज द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव इज इलेक्टेड बाय द पीपल, है ना? लोगों ने खुद से उनको चुना है, और लोकतंत्र में लोगों के मत से ऊपर कोई चीज नहीं है बच्चों। लोगों ने जो चीज चूज कर दिया ना, उससे ऊपर कुछ भी नहीं है। दैट इज व्हाट अ डेमोक्रेसी इज, वही तो होता है ना लोकतंत्र, तभी उनके पास ज्यादा पावर है। तो इट इज द विल ऑफ द पीपल, लोगों का जो मतदान है वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वही सुप्रीम है। Minister elected by the people thus empowered to exercise will of the people on their behalf, finally answerable to the people for all the consequences of her decision. That is why minister takes the final decisions. Experts can tell the route, but someone with a larger view decides the destination. तो यार एक लोकतंत्र के अंदर जो लोगों का विल है, जो लोग चाहते हैं, वही सबसे सुप्रीम चीज होती है। लोगों के चाहने से ही हर चीज होगी, एंड दैट इज वाई जो मिनिस्टर लोगों ने खुद से चूज करा है, उसके पास वो पावर होती है कि वो लोगों के विल पे, लोगों के जो लोग चाहते हैं उसके हिसाब से एक्ट करे। फाइनली आंसरेबल वो मिनिस्टर ही है, क्योंकि लोगों ने उसी मिनिस्टर को चुना है, तो लोगों के लिए जवाबदेही भी वही मिनिस्टर है। जो भी कॉन्सिक्वेंसेस रहेंगे, जो भी नतीजा रहेगा उनके किसी भी डिसीजन का, उसके लिए जवाबदेही वही रहेंगे। इसी वजह से जो मिनिस्टर है फाइनल डिसीजन वही लेता है। ऑल्दो जो उनके सेक्रेटरीज हैं, जो सिविल सर्वेंट्स हैं, वो एक्सपर्ट्स हैं, वो पूरा रूट बता सकते हैं, ये रास्ता बता सकते हैं, चीजें बता सकते हैं, बट अल्टीमेटली जो फाइनल डिसीजन है वो मिनिस्टर का ही रहेगा। वही जो है डेस्टिनेशन डिसाइड करेंगे, क्योंकि लोगों ने उन्हीं को ही तो चुना है, उन्हीं को ही तो सुप्रीम बनाया है, तो कुछ तो पावर है। अब बात करते हैं हमारे सबसे इंपॉर्टेंट प्राइम मिनिस्टर की। मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, है ना? तो बच्चों ये मेरे को एकदम से वो याद आ जाता है मिस्टर प्राइम मिनिस्टर वाला डायलॉग। अब बच्चों देखिए, हमारा जो देश है, इस देश के अंदर सबसे ज्यादा पावर किसके पास है? लोगों के पास है मैम, लोगों के पास है। और लोग किसको चुनते हैं? अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं। और जो मेजोरिटी में आता है, उस मेजोरिटी के अंदर जो मेजोरिटी में आता है वो सरकार बनाता है, और सरकार के अंदर सबसे ज्यादा जहां पे लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स है, उसमें सबसे टॉप मोस्ट पोजीशन किसकी है? प्रधानमंत्री की, यानी कि प्राइम मिनिस्टर की। तो पूरे मैथ्स अगर बिठाई जाए, पूरी मैथ्स को बिठाया जाए, तो मैथ्स लगाकर हम यही बता सकते हैं कि एक लोकतंत्र में जहां लोगों की बात सबसे सुप्रीम मानी जाती है, सबसे पावरफुल पोजीशन ही एक प्रधानमंत्री की होती है, क्योंकि एक तरीके से लोगों ने ही उस प्रधानमंत्री को डायरेक्टली चुना है। हम एमपीज चूज करते हैं, उन एमपीज में से मेजोरिटी बनेगी, और उसी मेजोरिटी में से एक जो मेंबर होगा उसको प्रधानमंत्री बना दिया जाएगा। तो लोगों के मतदान से, लोगों के विल से प्रधानमंत्री को चुना गया है। प्रधानमंत्री मेजोरिटी का लीडर होता है, इसी वजह से प्रधानमंत्री के पास सबसे ज्यादा पावर होती है विद इन अ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, जो कि हमारा देश है। ठीक है, नाउ प्राइम मिनिस्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है हमारे देश का, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, नो डायरेक्ट इलेक्शन नहीं, कोई डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता प्रधानमंत्री के लिए, पर एक तरीके से हमने उन्हें डायरेक्टली इलेक्ट करा है। मैं बताती हूँ कैसे। हम लोग बच्चों क्या करते हैं, जैसे हमारा देश जब इलेक्शंस होते हैं तो बट जाता है, पूरा देश बट जाता है, मतलब 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बट जाता है। अब हर कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर लोग जो है एक एमपी चुनते हैं, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक एमपी चुना जा रहा है ना? इस तरीके से एमपी चूज करे जाएंगे। अब
जिसके पास मेजोरिटी आएगी, मैक्सिमम जिस पार्टी के ये एमपीज होंगे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होंगे, उस पार्टी की सरकार बनेगी और उन्हीं में से जिस लीडर को पूरी पार्टी सपोर्ट करती होगी वही लीडर प्रधानमंत्री बनेगा। डायरेक्ट इलेक्शन नहीं है, प्रेसिडेंट जो है प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करता है। प्राइम मिनिस्टर को कौन अपॉइंट करेगा? प्रेसिडेंट, जो कि एक नॉमिनल हेड है, इनकी भी बात करेंगे आगे चल के। लीडर जो है मेजोरिटी पार्टी का या फिर जो कोalition बनके जिसने मेजोरिटी हासिल करी है, उसी पार्टी के या उन पार्टीज के लीडर को प्रेसिडेंट जो है अपॉइंट करेगा एज द प्राइम मिनिस्टर, लोकसभा में जिसके पास मेजोरिटी है। मतलब कि बच्चों देखो, एक तो बड़ा ही क्लियर सिनेरियो हो सकता है कि आपने वोट दिया, 300 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीत ली और भारतीय जनता पार्टी जीतने के बाद में जो उनका लीडर है उसको प्रेसिडेंट ने अपॉइंट करके प्रधानमंत्री बना दिया। लेकिन कुछ ऐसा केस सिनेरियो भी होता है जहां पर एक सिंगल पार्टी मैक्सिमम सीट्स नहीं जीत पाती। तो उस केस में हो सकता है कि दो पार्टीज हैं, सपोज एक पार्टी है ए जिसने 200 सीट जीती और एक पार्टी है बी जिसने 100 सीटें जीती। अब ये दोनों मिलकर अपनी एक गठबंधन की सरकार बना रहे हैं। अब उस गठबंधन की सरकार में जिस लीडर के पास सबसे ज्यादा सपोर्ट रहेगा मेंबर्स का, उस लीडर को फिर प्रेसिडेंट अपॉइंट कर देंगे एज द प्राइम मिनिस्टर। तो दोनों ही केस में जब आपकी सरकार बनी, चाहे वो गठबंधन से बनी चाहे वो नॉर्मली मेजोरिटी से बन गई है, दोनों ही सिनेरियोज में जिस लीडर के पास मैक्सिमम लोगों का सपोर्ट रहेगा, जो जीते हैं, है ना, उसको प्रेसिडेंट अपॉइंट करके प्रधानमंत्री बना देंगे। बहुत ही बढ़िया। व्हाट इफ नो सिंगल पार्टी और अलायंस गेट्स अ मेजोरिटी? Then president appoints the person most likely to secure a majority support. Prime minister does not have a fixed tenure, continues in power as long as he remains the leader of the majority party or coalition. देखो बच्चों, अगर कोई भी एक पार्टी या अलायंस जो है वो मेजोरिटी नहीं ला पाती, तो उस केस में प्रेसिडेंट के पास अपनी एक डिस्क्रिशन होता है कि वो एक ऐसे इंसान को अपॉइंट कर देंगे जिसको फिर वो कहेंगे जाओ मेजोरिटी सपोर्ट जीत कराओ, मेजोरिटी फॉर्म करो। ठीक है, तो कभी कभी प्रेसिडेंट अपने हिसाब से भी अगर उन्हें लगे कि ये लीडर केपेबल है कि ये एक मेजोरिटी को प्रूव कर सकता है विद इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, तो वो उन्हें अपॉइंट भी कर सकते हैं। ये प्रेसिडेंट की पावर है छोटी सी। उसी के साथ प्राइम मिनिस्टर के पास कोई फिक्स्ड टेन्योर नहीं है, फिक्स्ड टाइम पीरियड नहीं है जिसके लिए वो कोई पावर में है, जब तक मेजोरिटी का सपोर्ट रहता है। अब अगर मैं आई हूं पावर में, मेरी पार्टी जीती है, ठीक है, मेरी मेजोरिटी, मेरे पास मेजोरिटी है, जब तक इस मेजोरिटी का सपोर्ट मेरे पास रहेगा तब तक मैं पावर में रहूंगी। जब ये सपोर्ट गिर जाएगा मैं भी पावर को बाय बाय बोल के निकल लूंगी। ठीक है, तो पावर में तभी तक है जब तक मेजोरिटी पार्टी के लीडर हैं, या फिर अगर आपने गठबंधन की सरकार बनाई है तो आपके कोalition पार्टनर्स और आपकी पार्टी आपको जब तक सपोर्ट करेगी तब तक ही आप रहोगे लीडर, नहीं तो आपको बाय बाय बोलना पड़ेगा। प्रेसिडेंट दूसरे मिनिस्टर्स को भी अपॉइंट करते हैं ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। मिनिस्टर्स यूजुअली फ्रॉम द पार्टी और द कोalition दैट हैज द मेजोरिटी इन द लोकसभा। अब बच्चों, प्राइम मिनिस्टर की ही एडवाइस पे जो प्रेसिडेंट होते हैं वो बाकी मिनिस्टर्स को भी अपॉइंट करते हैं। जैसे अलग अलग जो मिनिस्टर्स बनते हैं, कोई डिफेंस का, कोई जो है देश के लिए ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का मिनिस्टर, रेलवे का मिनिस्टर, तो ये सारे मिनिस्टर बनाए जाते हैं। प्राइम मिनिस्टर खुद ही बताएगा कि देखो ये मेरी पार्टी या जो कोalition है कि उनसे मैंने ये मिनिस्टर चूज करे, इसके मिनिस्टर उसके मिनिस्टर, और फिर प्रेसिडेंट का काम सिर्फ एक नॉमिनल काम होता है कि हाँ जो प्राइम मिनिस्टर बता रहे हैं उसी हिसाब से उनको मिनिस्टर अपॉइंट कर दो। ठीक है ना, ministers usually from the party or the coalition that has the majority. Prime minister is also free to choose ministers as long as they are members of the parliament. Sometimes a person who is not a member of the parliament can also become a minister. Such a person has to get elected to one of the houses of the parliament within 6 months of appointment as a minister. अब ये जो मिनिस्टर्स चूज करे जाएंगे जनरली बच्चों वहीं से होंगे। जैसे जो प्राइम मिनिस्टर है वो वहीं से देखेगा कि मेरे जो पार्टी के लोग हैं या फिर जो मेरे कोalition के लोग हैं उसी में से मिनिस्टर को चूज करेंगे। कभी कभी प्राइम मिनिस्टर जो है चूज कर सकता है एमपीज जो है आपके उन्हीं में से, है ना, फ्री टू चूज है, जिसका जो भी मन करे, एज लॉन्ग एज वो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है आप उन्हें मिनिस्टर बना सकते हो। दूसरी चीज अब यहाँ पे थोड़ी सी ये भी है कि कभी कभी हो सकता है कि एक इंसान जो कि एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है, वो इलेक्शन नहीं जीता, ठीक है, और उसको हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है वो उसको भी एक मिनिस्टेरियल पोजीशन देना चाहते हैं, है ना, अपनी काउंसिल में शामिल करना चाहते हैं या एक मिनिस्टर बनाना चाहते हैं। तो ऐसे केस सिनेरियो में ये होता है कि जैसे सपोज मैं हूं, है ना, मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं बनी, मैं नहीं इलेक्शन जीती, लेकिन प्रधानमंत्री मुझे बुला रहे कि आप मैम आइए, आप भी एक पोस्ट संभालिए हमारी, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, है ना, आप भी एक पोस्ट संभालिए। तो उस केस में मुझे क्या करना होगा, मुझे बच्चों किसी भी एक इलेक्शन में विद इन 6 months खड़े होकर
मेजॉरिटी वोट्स जीतने पड़ेंगे। तो किसी भी एक हाउस ऑफ पार्लियामेंट में मुझे इलेक्ट होना पड़ेगा विद इन 6 months ऑफ अपॉइंटमेंट एज मिनिस्टर। तो अगर मेरे को अपॉइंट कर दिया गया 6 महीने में मुझे जो है मेजॉरिटी प्रूव करनी पड़ेगी अपनी, इन द सेंस मेरे को कहीं से भी इलेक्शन जीतना पड़ेगा और किसी ना किसी एक हाउस ऑफ पार्लियामेंट का मेंबर बनना पड़ेगा। अगर मैं बन जाती हूँ तो मैं मिनिस्टर बन जाऊंगी, नहीं तो नहीं बनूंगी। ठीक है, तो वैसे तो जनरली क्या होता है, जो कोalition या फिर आपके जो पार्टी के मेंबर्स होते हैं, जो जीती है पार्टी, उसी में से ही चुन लिया जाता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में से चूज कर लिया जाएगा। लेकिन अगर कोई इंसान मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है और अगर प्राइम मिनिस्टर उसको भी एक मिनिस्टर बनाना चाहते हैं, तो फिर उस केस में उस इंसान को विद इन 6 months किसी भी एक हाउस ऑफ पार्लियामेंट में इलेक्ट होकर प्रूव करना पड़ेगा कि देखो मैं इलेक्शन जीत गया हूं, अब आप मुझे मिनिस्टर बना दीजिए। ठीक है, नाउ cabinet ministers, usually top level leaders of the ruling party or parties who are in charge of the major ministries. Cabinet ministers meet to take decisions in the name of the Council of Ministers. Cabinet is thus the inner ring of the Council of Ministers. It comprises about 20 ministers. ठीक है, तो बच्चों देखो सबसे ज्यादा, अब जैसे कि पूरी पार्टी जो जीती है ना, उसमें से इनर रिंग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स तो है, लेकिन उस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में भी एक इनर रिंग होती है ऑफ मिनिस्टर्स, जिसमें सिर्फ आपके 20 मिनिस्टर्स आएंगे जो कि टॉप पोस्ट संभाल रहे हैं। टॉप पोस्ट संभालने का मतलब है इन 20 मिनिस्टर्स में से कोई डिफेंस का मिनिस्टर है, कोई फाइनेंस का मिनिस्टर है, कोई रेलवे का मिनिस्टर है, तो अलग अलग मिनिस्ट्री आपने उनको सौंपी है। बाकी काउंसिल भी है, बट काउंसिल के अंदर 20 वो लोग हैं जो सबसे ज्यादा अहम है, जिनके पास बहुत इंपॉर्टेंट देश की मिनिस्ट्रीज हैं। ओके, यूजुअली कैबिनेट मिनिस्टर्स टेक डिसीजंस, मिलकर डिसीजंस लेते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बिहाफ पर। कैबिनेट इसलिए इनर रिंग है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का, जिसमें सिर्फ 20 मिनिस्टर्स तक आते हैं। मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज आर यूजुअली इन चार्ज ऑफ स्मॉलर मिनिस्ट्रीज। दे पार्टिसिपेट इन द कैबिनेट मीटिंग्स ओनली व्हेन स्पेशली इनवाइटेड। एंड मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट, तो 3 टाइप के मिनिस्टर्स हैं। एक है हमारे ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अंदर भी आपके देखो, एक तो आपका आ गया कैबिनेट, कैबिनेट में 20 मेंबर्स, ठीक है। उसके बाद एक आते हैं मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज। मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज वो होते हैं जिनके पास छोटी छोटी मिनिस्ट्रीज होती हैं। कैबिनेट वाले हैं जिनके पास बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रीज हैं, जो देश के बड़े बड़े मुद्दे हैं वो सारी मिनिस्ट्रीज। अब जिनके पास छोटी छोटी मिनिस्ट्रीज हैं वो होते हैं मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज। ये कैबिनेट की मीटिंग्स में तभी इनको स्पेशली इनवाइट करा जाता है, ठीक है। कभी कभी इनवाइट कर लिया जाता है इनको, जब इनके जो मिनिस्ट्री है उनके मुद्दे को डिस्कस करना हो तो इनको स्पेशली इनवाइट करके ही आएंगे। हर मीटिंग का ये हिस्सा नहीं होते क्योंकि इनके पास स्मॉलर मिनिस्ट्रीज हैं। और एक और टाइप के मिनिस्टर्स हैं आपके मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट, ठीक है, ये भी हैं। ये एक तरीके से कैबिनेट मिनिस्टर्स को अटेंड करते हैं। बेसिकली जो स्टेट के अलग अलग मुद्दे होते हैं उनके लिए ये मिनिस्टर्स होते हैं, मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट। तो उन मैटर्स पे, स्टेट मैटर्स पे ये जो मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट हैं ये कैबिनेट मिनिस्टर्स की हेल्प करते हैं। तो कैबिनेट मिनिस्टर्स हो गए जो सिर्फ एक इनर रिंग है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का, जिसमें सिर्फ 20 मिनिस्टर्स आते हैं। टॉप नॉच जो हमारी मिनिस्ट्रीज हैं ये इनके हाथ में होती है। फिर है मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्जेस, जिनके पास बिल्कुल स्मॉलर मिनिस्ट्रीज हैं, स्पेशल इनवाइट पर ही ये शामिल होंगे कैबिनेट की मीटिंग्स में। फिर है मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट जो कि अलग अलग राज्यों के मुद्दों पर गाइड करते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स को, उनको असिस्ट करते हैं, ठीक है। चलिए अब जो है बच्चों नेक्स्ट देखते हैं, डिसीजंस कैबिनेट मीटिंग्स में लिए जाते हैं। कोई भी नो मिनिस्टर कैन ओपनली क्रिटिसाइज एनी डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट इवन इफ इट इज अबाउट अनदर मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट। ओपनली आप सरकारी किसी भी नतीजे को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, आलोचना नहीं कर सकते, है ना। और उसी के साथ अगर कोई दूसरी मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट का भी डिसीजन, आप उसको ओपनली क्रिटिसाइज नहीं कर सकते हो इन द मीटिंग्स। अलॉन्ग विद दैट एवरी मिनिस्ट्री हैज सेक्रेटरीज हु आर सिविल सर्वेंट्स। अब बच्चों आप लोग सोच रहे हैं कि परमानेंट एग्जीक्यूटिव कहाँ गया, ये तो सारे मिनिस्टर ही मिनिस्टर हो गए जो लोगों ने चुने। बट बच्चों उसी के साथ ये जो सारे मिनिस्टर्स है ना, जो हमारी पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है, इन सबको गाइड करने के लिए, रूट दिखाने के लिए, क्योंकि स्पेशलाइजेशन वाले भी तो लोग चाहिए जिनको फील्ड के बारे में नॉलेज है, वो सब है, तो उसके लिए इनके पास सेक्रेटरीज होते हैं जो कि आपके सिविल सर्वेंट्स हैं। तो हर मिनिस्ट्री के सेक्रेटरीज जो हैं सिविल सर्वेंट्स, वो सारे लोग होते हैं जो कि रूट दिखाते हैं। बट हाँ, फाइनल डिसीजन या जो डेस्टिनेशन है वो तो हमारा मिनिस्टर ही डिसाइड करेगा। सेक्रेटरीज नेसेसरी बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन देते हैं मिनिस्टर्स को नतीजे लेने के लिए। कैबिनेट पूरी टीम है असिस्टेड बाय द कैबिनेट सेक्रेटेरिएट। कैबिनेट पूरी टीम को असिस्ट करते हैं कैबिनेट सेक्रेटेरिएट। दिस इंक्लूड्स मेनी सिविल सर्वेंट, सीनियर सिविल सर्वेंट्स हु ट्राई टू कोऑर्डिनेट द वर्किंग ऑफ द डिफरेंट मिनिस्ट्रीज। तो ये अलग अलग सिविल सर्वेंट्स होते हैं जो कि एक तरीके से क्या कोशिश करते हैं, जो वर्किंग है अलग अलग मिनिस्ट्रीज जिस तरीके से काम कर रही हैं उसको कोऑर्डिनेट करने की कोशिश की जाती है।
अब यहाँ पर बात आती है हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट फिगर की, जो कि किसी भी एग्जीक्यूटिव में होते हैं, वो है हमारे प्रधानमंत्री जी, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर। मिस्टर प्राइम मिनिस्टर के पास क्या क्या पावर्स हैं, क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या कर सकते हैं, वो चलिए देखते हैं। तो अभी फिलहाल भारत के प्रधानमंत्री हैं बच्चों। रिसेंट इलेक्शंस में भी हमने देखा कि एक कोalition गवर्नमेंट, कोalition नहीं, इट इज एन अलायंस, ठीक है, इट इज नॉट अ कोalition। सो मेनी पीपल गेट कंफ्यूज्ड, एक अलायंस क्या होती है, कोalition क्या होती है। जब आप इलेक्शन से पहले ही एक ग्रुप बना के रखते हो जिसमें बहुत सारी पार्टीज इंक्लूडेड होती हैं, वो पूरे ग्रुप को अलायंस बोला जाता है, और आप उस अलायंस के थ्रू ही इलेक्शंस लड़ रहे हैं। कोalition तब होता है जब आप मेजॉरिटी हासिल नहीं कर पा रहे, ठीक है, और उस टाइम पे सरकार बनाने के लिए आप जब एक ग्रुप में एंटर करते हो जहां पर आप दूसरी पार्टीज को कन्विंस करके उनके साथ एक ग्रुप फॉर्म करते हो, तो वो होता है गठबंधन, वो होता है कोalition, जो बाद में फॉर्म होता है सिर्फ सरकार बनाने के लिए। लेकिन पहले से ही जो ग्रुप्स फॉर्म है, जैसे यूपीए की अलायंस है, एनडीए की अलायंस है, तो ये पहले से ही ग्रुप्स है जिसमें बहुत सारी पार्टीज इंक्लूडेड है, और दिस इज एन अलायंस सिस्टम। तो एनडीए की जो अलायंस है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस जो है, इसकी सरकार अभी भारत में मौजूद है। रिसेंट इलेक्शंस में इन्होंने मेजॉरिटी हासिल करी, एंड दैट इज व्हाई दे आर द रूलिंग अलायंस, बेसिकली द रूलिंग अलायंस एट दिस पॉइंट। एंड हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो हैं श्री नरेंद्र मोदी। कैबिनेट मीटिंग्स को जो है एक तरीके से प्रिसाइड, हर जगह पे, हर कैबिनेट मीटिंग में बच्चों प्रधानमंत्री रहेंगे। डिसीजंस जो है उनकी निगरानी के बगैर नहीं लिए जाएंगे। वर्किंग, जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स जिस तरीके से काम करें उसको कोऑर्डिनेट करेंगे। डिसीजंस फाइनल इन केस डिसएग्रीमेंट्स अराइज बिटवीन डिपार्टमेंट्स। तो यहाँ पे वही बात हो रही है कि डिसाइड करेंगे, अगर कोई डिसएग्रीमेंट आ जाता है किसी भी डिपार्टमेंट के बीच में, तो प्रधानमंत्री जो नतीजा लेंगे वो फाइनलाइज किया जाएगा। जनरल सुपरविजन है डिफरेंट डिफरेंट मिनिस्ट्रीज की, तो अलग अलग मिनिस्ट्रीज को सुपरवाइज करने का भी जो जिम्मा है वो हमारे प्रधानमंत्री जी के पास है, एंड सारे मिनिस्टर्स जो है इन्हीं की लीडरशिप के तहत काम कर रहे हैं। तो अगर एक लोकतंत्र है, लोकतंत्र में लोग जो है, अगर उन्होंने पावर देके मिनिस्टर्स को चूज करा है, और मिनिस्टर्स जिसने सरकार बनाई है उसके अगर लीडर प्रधानमंत्री हैं, तो जाहिर सी बात है कि इस तरीके से पावर जो है, सुप्रीम हेड उसके प्रधानमंत्री ही हैं। Distributes, redistributes work to the ministers, also has the power to dismiss ministers, and when the PM quits, the entire ministry quits. तो बच्चों ये जो मिनिस्टर्स हैं उनके बीच में काम धंधा चेंज भी कर सकते हैं। मतलब अगर मैंने आज किसी को रेलवे का, मैं अगर पीएम हूँ, वैसे तो नहीं हूँ, ठीक है, बट अगर पीएम ये डिसाइड करते हैं कि आज मैंने किसी को रेलवे की मिनिस्ट्री सौंपी है, किसी को कोई और मिनिस्ट्री सौंपी है, मेरे को ऐसा लगता है कि ये जो है ज्यादा बेहतर किसी दूसरे मिनिस्ट्री में रहेंगे, तो मैं उन्हें वहां शिफ्ट कर सकती हूँ, किसी को दूसरा काम दे सकती हूँ। तो ऐसे में रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकती हूँ, डिस्ट्रीब्यूट कर सकती हूँ काम मिनिस्टर्स को डिसमिस भी करना प्राइम मिनिस्टर वो भी कर सकते हैं। अगर किसी मिनिस्टर को हटाना है, डिसमिस करना है, वो भी कर सकते हैं। और जब प्राइम मिनिस्टर अगर क्विट कर देते हैं पावर से, तो पूरी मिनिस्ट्री क्विट करती है उनके साथ। सो इन द रीसेंट ईयर्स, rise of coalition politics has imposed certain constraints on the power of the prime minister. अब बच्चों जो एक एरा चल रहा है, कोalition गवर्नमेंट का एरा, जहां पर कोई भी सिंगल पार्टी मेजॉरिटी हासिल नहीं कर पाती, और फिर उस केस सिनारियो में उन्हें दूसरी पार्टीज के साथ गठबंधन की सरकारें बनानी पड़ती हैं, तो उस केस में कहीं ना कहीं पीएम की जो पावर्स हैं वो कम हुई हैं। कम क्यों हुई है? क्योंकि उस केस में पीएम अपने पूरे, हम बोल सकते हैं कि अपनी पूरी विल को यूज करके काम नहीं कर सकते। उस केस में कहीं ना कहीं जो कोalition पार्टनर्स हैं, जो लोग गठबंधन जिनके साथ आपने बनाया है, वो कहीं ना कहीं पीएम की पावर को लिमिट करके रखते हैं, रोक के रखते हैं। तो पीएम पूरे अच्छे तरीके से, फुल तरीके से काम नहीं कर पाते। दैट इज अ वेरी बिग रिस्ट्रिक्शन इन द केस ऑफ कोalition पार्टनर्स, जो कि प्राइम मिनिस्टर की पावर्स पे आ गया है। इसके बाद आती है प्रेसिडेंट की बारी। तो बच्चों यहां पर हम लोग देख लेते हैं कि प्रेसिडेंट की जब हम बात करते हैं ना, प्रेसिडेंट के पास असल में उतनी पावर्स होती नहीं है विद इन अ डेमोक्रेसी। ऐसा क्यों है? क्योंकि प्रेसिडेंट एक नॉमिनल हेड होते हैं, ठीक है, हेड ऑफ द स्टेट इनको जरूर बोला जाता है कि नॉमिनल पावर्स इनके पास हैं हर चीज में। ऑल्दो प्रेसिडेंट का सिग्नेचर चाहिए, नाम आता है, बट असल में कोई पावर नहीं है देखा जाए तो। प्रेसिडेंट हेड ऑफ द स्टेट है, सिर्फ नॉमिनल पावर्स ये एक्सरसाइज करते हैं, थोड़ी बहुत पावर्स है, नाम वाम आ जाता है हर जगह पे। Supervises the overall functioning of all the political institutions in the country so that they operate in harmony to achieve the objectives of the state. तो देश का जो ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करने के लिए सारी की सारी जो इंस्टीट्यूशंस है सारे के सारे कंट्री में, वो ढंग से काम करें, है ना, ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टेट को अचीव करने के लिए। तो यहाँ पे वही वाली चीज की कोशिश की जाती है, ठीक है। आई होप ये बात बिल्कुल क्लियर है। अब देखिए, elected members of parliament, MPs and elected members of legislative assemblies, MLAs elect her. elected जो members होते हैं MPs और MLAs के, वो जो हैं, अब
वो जो मेंबर्स हैं वो इलेक्ट करते हैं प्रेसिडेंट को बच्चों। इसलिए देखो प्रेसिडेंट को क्योंकि चुना गया है इनडायरेक्ट इलेक्शंस के थ्रू, है ना, इलेक्टेड हेड ऑफ द स्टेट है, इनडायरेक्ट इलेक्शंस के थ्रू क्योंकि इनको चूज करा गया है, इस वजह से इनके पास ज्यादा पावर नहीं है। इसलिए ज्यादा पावर नहीं है क्योंकि लोगों ने डायरेक्टली नहीं चूज करा है ना, डायरेक्टली नहीं चूज करा। आपके इलेक्टेड लीडर्स थे, उन्होंने फिर आगे चलकर इलेक्ट करके किसी को चूज करा, तो आपके द्वारा डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं है, इनडायरेक्ट इलेक्शंस हुए हैं, प्रेसिडेंट को चूज करा गया है, इसलिए ज्यादा पावर्स नहीं है। नाउ पावर है क्या, ये भी देख लेते हैं। तो यहां पर आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, क्या है, ऑल गवर्नमेंटल एक्टिविटीज टेक प्लेस इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट। सारी की सारी जो गवर्नमेंट की एक्टिविटीज है वो प्रेसिडेंट के नाम पे होंगी। ऑल लॉज मेजर पॉलिसी डिसीजंस ऑफ द गवर्नमेंट आर इशूड इन हर नेम। तो सारे जो लॉज हैं, सारी जो मेजर पॉलिसी डिसीजंस है वो भी प्रेसिडेंट के नाम पे हो रहे हैं, नाम पे चीजें चल रही हैं, असल में कोई पावर नहीं है, नाम चल रहा है बस। ऑल मेजर अपॉइंटमेंट्स मेड इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट, सारी मेजर अपॉइंटमेंट्स जो मेजर मतलब जो बिल्कुल मेजर पोजीशंस हैं देश के अंदर, ठीक है, वो सारी प्रेसिडेंट ही कर रहा है। मतलब ऐसा बोला जाता है कि प्रेसिडेंट ही इनको अपॉइंट कर रहा है, बट नाम पे हो रही है वो भी, कि अपॉइंटमेंट्स जो है प्रेसिडेंट के नाम पे की जा रही है। जैसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का अपॉइंटमेंट है, जजेस जो है सुप्रीम कोर्ट के उनका अपॉइंटमेंट है, हाई कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट है, गवर्नर्स का अपॉइंटमेंट है, इलेक्शन कमिश्नर का अपॉइंटमेंट है, एम्बेसडर जो है दूसरी कंट्री से उनका अपॉइंटमेंट है। हर चीज प्रेसिडेंट के नाम पे हो रही है कि प्रेसिडेंट ने अपॉइंट कर दिया, प्रेसिडेंट ने क्या अपॉइंट करना है। उसी के साथ आगे अगर हम चले, यहाँ पर आगे आते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट चीज क्या है यहाँ पे, नेक्स्ट चीज है बच्चों यहाँ पे, ऑल इंटरनेशनल ट्रीटीज एंड एग्रीमेंट्स आर ऑल्सो मेड इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट। तो जो भी इंटरनेशनल ट्रीटी है, कोई संधि साइन करी जा रही है, कोई एग्रीमेंट करा जा रहा है, तो वो भी प्रेसिडेंट के नाम पे करा जा रहा है। साथ ही में बच्चों प्रेसिडेंट को सुप्रीम कमांडर का ओहदा मिलता है ऑफ द डिफेंस फोर्सेस ऑफ इंडिया। डिफेंस फोर्सेस के सुप्रीम कमांडर है प्रेसिडेंट। अभी हमारी प्रेसिडेंट कौन है इनकी, आपको यहाँ पर पिक्चर भी दिख रही है, और आप लोग मुझे कमेंट्स में लिखकर बताएंगे कि इनका नाम क्या है। शी इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट एक्सरसाइजेस ऑल दीज पावर्स एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। और बच्चों कहानी में ट्विस्ट तो ये है कि प्रेसिडेंट ये सारी पावर्स को एक्सरसाइज तो कर रहे हैं, लेकिन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस पे। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के हेड कौन है, प्राइम मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर जिस बॉडी के हेड है वो बॉडी एडवाइस कर रही है प्रेसिडेंट को, और उस एडवाइस पे प्रेसिडेंट एक्ट कर रहे हैं। दैट एक्चुअली मींस कि यहाँ पर भी सारी पावर प्रधानमंत्री के पास ही है और प्रेसिडेंट बस एक्ट करे, उनका सिर्फ नाम चाहिए। Can ask the Council of Ministers to reconsider their advice, but if the same advice is given again, she is bound to act according to it. प्रेसिडेंट के पास ये पावर जरूर है कि अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स उन्हें कोई एडवाइस दें तो वो उन्हें रिकंसिडर करने के लिए बोल सकते हैं कि आप फिर से एक बारी सोच लो कि ये ठीक है कि नहीं है। पर अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर फिर से वही सेम एडवाइस भेज दे प्रेसिडेंट के पास में, तो प्रेसिडेंट को उसके हिसाब से ही एक्ट करना पड़ता है जी, ठीक है। तो ये तो बात बड़ी ही सिंपल है, क्लियर है। आगे देखिए, देयर इज वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट शी शुड डू ऑन हर ओन, दैट इज अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर। तो बच्चों हाँ, ये मैंने आपको चीज बताई थी कि प्रेसिडेंट की एक डिस्क्रिशन पावर होती है कि अगर किसी भी पार्टी की मेजॉरिटी नहीं आती या कोई कोalition के तौर पे भी कोई गवर्नमेंट अपनी प्रूव नहीं कर पाता, तो उस कंडीशन में प्रेसिडेंट के पास ये पावर होती है कि वो किसी एक लीडर जो उन्हें लगता है कि मेजॉरिटी ला सकते हैं, उन्हें प्राइम मिनिस्टर के लिए अपॉइंट करें। और वो प्राइम मिनिस्टर अगर उन्हें अपॉइंट करेंगे तो उस इंसान को अपनी मेजॉरिटी को प्रूव करना पड़ेगा विद इन अ गिवन टाइम पीरियड। बट हाँ, ये जरूर प्रेसिडेंट कर सकते हैं कि अगर किसी को भी, ना कोई पार्टी ना कोई कोalition, किसी को अगर मेजॉरिटी नहीं मिली, तो उस केस में प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करने का काम प्रेसिडेंट का होता है। और फिर आगे भी है कि प्राइम मिनिस्टर जो जिसको ये अपॉइंट करेंगे उसको फिर अपनी मेजॉरिटी प्रूव भी करनी होगी, ऑल ऑफ दैट, ठीक है। चलो, तो ये बहुत अच्छी पावर है। बाकी आ जाते हैं अपने लास्ट इंस्टीट्यूशन यानी कि जुडिशरी की बात करने के लिए। तो अभी तक बच्चों हमने लेजिस्लेचर यानी कि पार्लियामेंट की बात करी, फिर हमने एग्जीक्यूटिव के अंदर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, इन सब की बात करी, सब एग्जीक्यूटिव हैं। अब जो थर्ड हमारा इंस्टीट्यूशन है जुडिशरी, जो कि न्यायपालिका है, चलिए उसकी भी बात यहाँ पर कर लेते हैं। लेट अस रिटर्न वन फाइनल टाइम, फिर से एक बारी ऑफिस मेमोरेंडम की आखिरी बार बात हो जाए। Imagine how different the story could have been without the judiciary. What would happen if there was nothing like a Supreme Court in the country, and even if there was a Supreme Court, if it had no power to judge the actions of the government, even if it had the power, if no one trusted the Supreme Court to give a fair verdict, and even if it gave a fair judgment, if those who appealed against the government order did not accept the judgment. तो यहाँ पे वही बात हो रही है कि स्टोरी कितनी डिफरेंट होती कि अगर, पहली बात तो अगर कुछ सुप्रीम कोर्ट जैसी चीज ही ना होती,
अगर होती भी सुप्रीम कोर्ट, अगर सुप्रीम कोर्ट के पास गवर्नमेंट के एक्शंस को जज करने की पावर ना होती, और अगर पावर होती भी गवर्नमेंट के एक्शंस को जज करने की, अगर कोई विश्वास ही नहीं रखता सुप्रीम कोर्ट पे, जुडिशरी पर, और अगर सुप्रीम कोर्ट फेयर जजमेंट देता भी, तो फिर इफ दोज हु अपील्ड अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑर्डर डिड नॉट एक्सेप्ट द जजमेंट, तो जिन्होंने गवर्नमेंट ऑर्डर के खिलाफ अपील करा था, अगर वो जजमेंट एक्सेप्ट ना करते तो क्या होता? तो बच्चों सिनेरियो बहुत डिफरेंट हो सकता था। हमारे देश के अंदर जुडिशरी को सभी लोग एक तरीके से मानते हैं, विश्वास रखते हैं, बिकॉज हमारे देश में जो जुडिशरी है ना बच्चों, इसको एक बहुत अहम टास्क दिया गया है। इट हैज द टास्क टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन। जब लोग हर चीज में विश्वास खो देते हैं ना, तो उन्हें सिर्फ पता है एक चीज पे विश्वास रहता है, वो होता है जुडिशरी, कि अगर जुडिशरी है तो वो न्याय दिलवा के रहेगी। ठीक है, इट हैज द पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान को इंटरप्रेट करती है और ये देखती है कि सारे लोग उस संविधान में जो चीजें लिखी हैं उसके हिसाब से चल रहे हैं कि नहीं चल रहे, और यहां तक कि जो रूलिंग पार्टी है, जो सरकार है, जो एग्जीक्यूटिव है, जो पार्लियामेंट है, हर चीज सही तरीके से हो रही है कि नहीं हो रही, ये सब देखने का जिम्मा हमारी जुडिशरी के पास है। जुडिशरी के स्ट्रक्चर की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोर्ट्स होते हैं, फिर हाई कोर्ट आता है, और फिर एक इकलौता जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, दैट इज फॉर द एंटायर कंट्री, वो आता है, विच इज द एपेक्स कोर्ट। एपेक्स यानी कि सबसे टॉप मोस्ट है ना, एपेक्स कोर्ट आता है। चलिए नेक्स्ट देखिए। ओके, जुडिशरी की बात करें, अलग अलग लेवल पे अलग अलग कोर्ट्स हमारी कंट्री में है, जिसको जुडिशरी बोला जाता है। इंटीग्रेटेड जुडिशरी है, मतलब इंटीग्रेटेड का मतलब है बच्चों, जैसे आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपील करो, आपको उनका डिसीजन पसंद आए तो आप हाई कोर्ट में भी अपील कर सकते हो, हाई कोर्ट में करो नहीं पसंद आए तो आप सुप्रीम कोर्ट तक भी जा सकते हो। तो इंटीग्रेटेड है, आपस में जुड़ा हुआ सिस्टम है। सुप्रीम कोर्ट कंट्रोल्स जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन इन द कंट्री, डिसीजंस बाइंडिंग ऑन ऑल द अदर कोर्ट्स। और सुप्रीम कोर्ट जो नतीजा दे दे वो बाइंडिंग है दूसरे कोर्ट्स पे। ठीक है, बाकी कोर्ट्स को वो मानना ही पड़ेगा, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट इज द टॉप मोस्ट कोर्ट है ना, एपेक्स कोर्ट है वो। आगे देखिए, सुप्रीम कोर्ट कोई भी डिस्प्यूट ले सकता है, कोई भी डिस्प्यूट आए, कोई भी लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो वो सुप्रीम कोर्ट में आप जा सकते हो उसके लिए। सिटीजन्स ऑफ द कंट्री, अगर लोगों के बीच में कोई लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। सिटीजन्स और गवर्नमेंट, लोगों और सरकार के बीच में कोई केस है वो भी लेके जा सकते हो। दो या दो से ज्यादा स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच में कोई झड़प है वो भी सुप्रीम कोर्ट में। गवर्नमेंट यूनियन और स्टेट लेवल की, अगर केंद्रीय सरकार और किसी राज्य सरकार में कोई झड़प है वो भी सुप्रीम कोर्ट में। हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील इन सिविल क्रिमिनल केसेस, सिविल और क्रिमिनल केस में हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है, मतलब उसके ऊपर तो कुछ है ही नहीं, तो जो वो डिसीजन देगा वो सबको मानना पड़ेगा। हियर अपील्स अगेंस्ट द डिसीजंस ऑफ द हाई कोर्ट, और अगर हाई कोर्ट से के नतीजे से कोई खुश नहीं है तो फिर उसके अगेंस्ट भी जो अपील है वो भी आप सुप्रीम कोर्ट में जाके कर सकते हो। नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ द लेजिस्लेचर और द एग्जीक्यूटिव, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों की हमारी जुडिशरी इस तरीके से एक्ट कर पाती है, इट इज बिकॉज इट इज नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ एनीवन। ना सरकार के कंट्रोल में है, ना लेजिस्लेचर, ना आपकी कोई एग्जीक्यूटिव, कोई भी इस पे प्रधानमंत्री, प्रेसिडेंट, किसी का कंट्रोल नहीं है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ देयर कंट्रोल। जजेस do not act on the direction of the government or according to the wishes of the party in power. That is why all modern democracies have courts that are independent of the legislature and the executive. तो याद रखिएगा बच्चों इस चीज को कि हमारा जो कोर्ट सिस्टम है, जो जुडिशरी है, वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट रहता है ऑफ द लेजिस्लेचर एंड द एग्जीक्यूटिव। जो हमारे जजेस हैं वो किसी भी तरीके से रूलिंग पार्टी आकर उन्हें कुछ बोल दे कि हमारी फेवर में डिसीजन लो, या फिर जो प्रधानमंत्री है वो आके बोल दे, या कोई आके बोल दे, या पार्टी जो पावर में है, जिसकी सरकार है, वो आके कुछ बता रही है, नहीं, वो सब लोग जुडिशरी को कंट्रोल नहीं करते। जुडिशरी वही करेगी जो कि देश के कानून और संविधान के हिसाब से करेक्ट होगा, जो सही होगा। तभी लोगों का विश्वास है जुडिशरी में, कि किसी के कहने पे नहीं चलती है, कोई कंट्रोल नहीं कर सकता है, किसी का दबदबा नहीं है, किसी का कंट्रोल नहीं है, वो करेगी जो सही है, फेयर। आगे देखिए, The judges of the Supreme Court and the High Courts are appointed by the President on the advice of the Prime Minister and in consultation with the Chief Justice of the Supreme Court. बच्चों इसी के साथ जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं, अब कैसे है ये जुडिशरी इंडिपेंडेंट, क्या इंडिपेंडेंस है इसकी, कैसे कंट्रोल नहीं है किसी का, तो देखिए सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस होते हैं और जो हाई कोर्ट के जजेस होते हैं, इनको प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे एंड चीफ जस्टिस जो होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनसे कंसल्ट करके। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर ऑब्वियसली प्रेसिडेंट का काम सिर्फ अपॉइंट करना है, प्राइम मिनिस्टर एडवाइस देंगे और चीफ जस्टिस के साथ प्राइम मिनिस्टर बातचीत करके, कंसल्ट करके एडवाइस देंगे। उस एडवाइस पे प्रेसिडेंट का काम सिर्फ होगा उनको अपॉइंट करना। पर मैम यहां तो आ गया कंट्रोल, है ना, उनके कहने पे अपॉइंटमेंट हो रही है। बट आगे देखिए, सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट यूजुअली अपॉइंटेड बाय चीफ जस्टिस, वंस
person is appointed as a judge of the Supreme Court or the High Court, nearly impossible to remove him or her from that position. बच्चों इनका जो रोल है यहीं तक आता है कि ये जजेस को अपॉइंट कर सकते हैं, बस उसके बाद ये नहीं है कि उन्हें कठपुतली बना के कंट्रोल करेंगे, नॉट एट ऑल। और ऐसा भी नहीं है कि अगर कोई जज आपके खिलाफ एक्ट करेगा जिसने उन्हें अपॉइंट करा है तो आप उसको हटा सकते हो, नहीं, यू कैन नॉट। इम्पॉसिबल सी चीज है उनको हटाना। सीनियर मोस्ट जज जो है वो चीफ जस्टिस अपॉइंट करता है। वंस पर्सन इज अपॉइंटेड, एक बारी आप अपॉइंट हो गए, एक जज बन गए सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के, तो आपको उस पोजीशन से हटाना नामुमकिन है किसी के लिए भी। Judge can be removed only through the impeachment motion passed separately by 2/3 members of the two houses of the parliament. So it's a very very difficult procedure. बहुत ही ज्यादा मतलब एक्सट्रीमिटी अगर कहीं चली जाएगी, एक्सट्रीम सिचुएशन आ जाएगी, तभी इंपीचमेंट हो सकता है। अच्छा बच्चों, अब आपके लिए ना एक होमवर्क है, दिस इज एक्चुअली अ गूगल होमवर्क। आप लोग मुझे ढूंढ कर बताएंगे कि आज तक इंडिया के इतिहास में, भारत के इतिहास में क्या किसी भी जज को इंपीचमेंट मोशन के थ्रू हटाया गया है या नहीं। तो आपको ना इस सवाल का जवाब लेकर आना है, कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना है, ठीक है। तो किसी भी जज को एक इंपीचमेंट मोशन निकालना पड़ेगा उस जज के खिलाफ पर्टिकुलरली, और फिर दोनों ही जो हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट है, लोकसभा राज्यसभा, वहां पर 2/3 मेजोरिटी से हर हाउस में पास करवाना पड़ेगा, तब जाकर आप उस जज को रिमूव कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते, विच इज नियर टू इम्पॉसिबल। प्रेसिडेंट का रिमूवल भी इंपीचमेंट के थ्रू ही होता है, विच इज ऑल्सो नियर टू इम्पॉसिबल, ठीक है बच्चों। आगे देखिए, एक और पावर हमारी जुडिशरी के पास होती है, दैट इज द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, विच इज एक्चुअली द मोस्ट इंपॉर्टेंट पावर दैट द जुडिशरी हैज। दे कैन डिक्लेयर इनवैलिड एनी ऑफ द लॉ ऑफ द लेजिस्लेचर और द एक्शंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव, whether at the union level or at the state level, if they find such a law or action is against the constitution. बच्चों बहुत बारी जुडिशरी ने अपनी इस जुडिशियल रिव्यू की पावर का इस्तेमाल भी करा है। ये पावर ये बोलती है कि कोई भी कानून जो कि लेजिस्लेचर बना रहा है या फिर एग्जीक्यूटिव का भी उसमें कोई रोल है, और कोई भी अगर वो कानून एक तरीके से संविधान के खिलाफ जा रहा है, संविधान के बेसिक प्रिंसिपल्स के खिलाफ जा रहा है, तो जुडिशरी उस कानून को इनवैलिड डिक्लेयर कर सकती है, ठीक है। They can declare that invalid if any law of legislature or actions of executive, whether at union level, state level, अगर उन्हें लगता है कि कोई भी ऐसा लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, हमारी बेसिक प्रिंसिपल्स के खिलाफ है, इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। उसी के साथ में जुडिशरी हमारी फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करके रखता है। आपके जो मौलिक अधिकार हैं, है ना, जो आप से किसी को नहीं छीनने चाहिए, उन फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करके रखने की जिम्मेदारी है हमारे जुडिशरी की। Anyone can approach the courts if public interest is hurt by the actions of the government. This is called public interest litigation. बाजू एक तो देखो फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करके रख रहा है, सभी को पता है हमारे पास कौन सा राइट होता है, द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, यानी कि अगर हमारे किसी भी राइट का कोई किसी भी तरीके से उल्लंघन कर रहा है, चाहे वो सरकार, रूलिंग पार्टी, प्राइम मिनिस्टर, कोई भी हो, ऊंचे से ऊंची अथॉरिटी हो, हम जाकर कोर्ट्स में न्याय मांग सकते हैं और कोर्ट्स जो हैं वो आपको न्याय दिलवाएंगे, क्योंकि वही आपके फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं। तो कोई भी चीज अगर अनलॉफुल हुई तो कोर्ट्स डेफिनेटली प्रोटेक्शन देंगे। उसी के साथ एक और फीचर होता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का, जैसे अगर हमें लगता है कि पोल्यूशन हो रहा है और उस वजह से लोगों के राइट्स हार्म हो रहे हैं, राइट टू लाइफ, है ना, तो उस केस में लोग जो है PIL वगैरह फॉर्म करके भी अपील कर सकते हैं कोर्ट्स को। अगर कोई पब्लिक इंटरेस्ट, जनहित में अगर उन्हें कोई चीज करनी है तो उसके लिए भी कोर्ट्स को अप्रोच किया जा सकता है, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर है ये हो जाता है बच्चों समाप्त। दिस इज हाउ ऑल ऑफ आर डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस, बी इट द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, द जुडिशरी, हाउ दे आर फंक्शनिंग, क्या क्या उनको पावर्स दी गई हैं, कैसे वो काम करते हैं, और उनका जो इंपॉर्टेंस है हमारे देश के अंदर, उस चीज को व्यक्त करा गया है। आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। इसको एक बारी और जो है रिवाइज कीजिए अच्छे से, जो इस पे सवाल बन सकते हैं उनको सॉल्व कीजिए, एंड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट क्लास विद अ न्यू चैप्टर। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।